हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के काव्य खंड के 10वां चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों अधिनायक, और जिसके लेखक है दोस्तों रघुवीर सहाय जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक ना। तो दोस्तों आपके 12th के हिंदी के दिगंत जो है भाग 2, उसी के काव्य खंड का 10वां चैप्टर चल रहा है। और दोस्तों गद्य खंड का 13 चैप्टर और इसका 9 चैप्टर, यानी कि आज जो 10वां चैप्टर चल रहा है, इससे पहले 9 चैप्टर जो है आपका खत्म कर दिया गया है। और दोस्तों पूर्ण एक्सप्लेन करने की जरूरत तो बहुत सारे प्रयास मैंने किया था, और जो भी हो तो दोस्तों उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे जाके। और दोस्तों सिंपली दोस्तों कुछ करना नहीं है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज देख लेते हैं आज का क्लास की 10वां चैप्टर, यानी कि अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय जी के परिचय। तो दोस्तों इस वीडियो में ओनली आपको परिचय जानने को मिलेगा रघुवीर सहाय जी के। तो चलिए दोस्तों आप ही की टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा, और जितना हो सकेगा मैं उतना एक्सप्लेन करने की प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों रघुवीर सहाय, जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि अधिनायक के लेखक जो हैं रघुवीर सहाय जी हैं। और दोस्तों रघुवीर सहाय जी के परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि दोस्तों आपको परिचय से बहुत सारे मार्क का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं रघुवीर सहाय जी। देखिए रघुवीर सहाय जी का जो जन्म हुआ था 9 सितंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। रघुवीर सहाय जी का जन्म याद रखेगा, रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को, अर्थात दोस्तों पवित्र भूमि पर उन्होंने अपना कदम रखे थे 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। और दोस्तों उसका निधन हो गया था 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। रघुवीर सहाय जी का जो निधन हुआ था वो 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इसको याद रखना बहुत ही सिंपल ही है, क्योंकि दोस्तों देखिए रघुवीर सहाय जी का जो डेथ हुआ था और जन्म हुआ था वो दोनों ही दिसंबर की माह में हुआ था। दोस्तों दिसंबर, आपको बस दिसंबर याद रखना है तो दो चीज तो आपको याद हो जाएगा, जन्म और मृत्यु के महीना। तो दोस्तों इसका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था और निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ था, यानी कि महीना के लास्ट स्टेज में दोस्तों इसका मृत्यु हो गया था, ठीक ना। और 1929 में ही इसका जन्म हुआ था और 1990 में ही मृत्यु हो गया, ठीक ना। तो मात्र 61 साल की उम्र में रघुवीर सहाय जी का निधन हो गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान यहाँ की कहने का अर्थ है कि जहाँ से यह रहता था, जहाँ पे इसका घर था, उस जगह का नाम था लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है मेरे भाई। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। दोस्तों रघुवीर सहाय जी के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय, और दोस्तों इसके पिताजी एक शिक्षक रहा करते थे, शिक्षक के रूप में रहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय जी के विशेष अभिरुचि, यानी कि जिस भी चीज में इसको अभिरुचि था, और जो भी चीज इसको अच्छा लगता है करने में लगता था, और तो उसी चीज का यह जो है एक विशेष अभिरुचि के रूप में आपकी बुक में दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं कि इसकी विशेष अभिरुचि संगीत सुनना और फिल्म देखना। संगीत सुनना आजकल किसी को पसंद, सबको है, किसी को नहीं। तो और फिल्म देखना भी, तो अभिरुचि इसमें कुछ ज्यादा थे हमारे रघुवीर सहाय जी की, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके गतिविधि देखते हैं। और गतिविधि देख लेते हैं कि देखिए इसके गतिविधि में आता है कि अपनी और समकालीन कविता के वाचक के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन। कौमुदी नामक जो है ये खुद ही अपना जो है एक कविता केंद्र बना दिए, स्थापना कर दिए, और चलाने भी लगे। संचालन का अर्थ होता है चलाना, तो चलाने भी लगे हमारे रघुवीर सहाय जी मौगुदी कविता केंद्र की स्थापना करके, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या क्या सम्मान मिले। अब देखिए सम्मान आपके बिहार बोर्ड में कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना बहुत ही 2-3 सम्मान आपको हर एक परिचय में बहुत ही जरूरी है याद करना। और हर एक चैप्टर में ऐसा सभी को सम्मान प्राप्त हुआ है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों इसको जो सम्मान प्राप्त हुआ था रघुवीर सहाय जी को, तो उस सम्मान का नाम था लोग भूल गए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और दोस्तों लोग भूल गए एक उसका जो भी था साहित्य था, कुछ भी था,
तो उसी तरह दोस्तों इसको उसी पे इसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वृत्ति। अब देखते हैं इसके वृत्ति क्या क्या थे। तो इसके वृत्ति थे पत्रकारिता में नवजीवन, जो कि लखनऊ से आरंभ हुआ था, ठीक ना। और फिर समाचार विभाग में आकाशवाणी नई दिल्ली, और भी फिर नवभारत टाइम्स यानी कि नई दिल्ली में विशेष संवाददाता 1979 से 1982 तक। दिनमान समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली के प्रधान संपादक और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे, ठीक ना। और ये सब देखिए, ये सब में समझाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों एक और नोट पॉइंट बता दूं आपको कि सब हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, और हर एक चैप्टर में आपको गद्यखंड का आज ही खत्म हो गया है, और आपको काव्य खंड का पर डे चल रहा है। तो जो भी मेरे भाई हैं जिसको ऑब्जेक्टिव पढ़ने में मजा आता है या अच्छा लगता है, जो भी हो, तो दोस्तों हमारे चैनल पे जाके ऑब्जेक्टिव का देख सकते हैं, जिसमें कि ढेर सारे लगभग में 30-40 ऑब्जेक्टिव अभी तक में मैंने डाल दिया हूँ, और आगे डालता भी रहूंगा ऑब्जेक्टिव का वीडियो। तो दोस्तों जो भी हमारे बिहार बोर्ड के इस साल एग्जाम देंगे या जिस भी साल एग्जाम देंगे, वो हर एक साल के लिए है, ना कि इस साल के लिए पर्पस बनाए गए हैं। तो उसमें है क्या कि आपको बुक से, ओनली बुक से मैंने खुद ही हैंड राइटिंग में बना के दिया हूँ, और साथ में 1-2 बुक और एक्स्ट्रा जैसे गेस्ट पेपर सब, इस सब से भी निकाला गया है ढेर सारे उसमें ऑब्जेक्टिव। तो वो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं कि आत्मकथा के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, कहाँ थे, कहाँ आगे, चलिए हाँ कृतियां पढ़ रहे थे। अब चलिए कृतियां देख लीजिए, इसका रघुवीर सहाय जी की कृतियां देख लीजिए। और कृतियां में क्या कहा गया है कि कविता। अब देखिए इसकी कविता, दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसाओ जल्दी हंसो, लोग भूल गए, और कुछ पते कुछ चिट्ठियां, और साथ ही साथ कहानियां, सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, और जो आदमी हम बना रहे हैं, निबंध, सीढ़ियों पर धूप में, चलो दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने के कारण वे सुखी वे नहीं होंगे जो मार जाएंगे, ठीक ना, मारे जाएंगे, और यथा स्थिति नहीं। और इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी संपूर्ण रचना वाली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। चलिए, और इस सब में आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों जो भी होगा, देखिए अब मैं 2-3 चीज इसमें बता देता हूं, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं पहला बता देता हूं, देखिए रघुवीर सहाय की कविता 2-3 याद रख लीजिए, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। अब देखिए रघुवीर सहाय की कविता का नाम बोलेगा, बोलने के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा, इसमें से कोई रहेगा तो आप मर्जी। अब कविता का नाम बोल रहा हूँ, देखिए इस कविता का पहला नाम है सीढ़ियों की धूप, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसाओ जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, ये सब कविता है। अब इसकी कहानियां देखिए, रघुवीर सहाय की कहानियां, अब कहानियां भी आप देख लीजिए, सुन लीजिए, और जैसा भी हो आप याद रखने की प्रयास कीजिएगा। अब देखिए रघुवीर सहाय की कहानियां, अब कहानियां में क्या क्या है, सीढ़ियां पर धूप में रास्ता, और रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये 3 है रघुवीर सहाय की कहानियां। अब देखिए इसके निबंध पढ़ लेते हैं और आपको भी समझा देते हैं। सीढ़ियों पर धूप में, अब देखिए निबंध मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वो भी आप याद रखिएगा। और सीढ़ियों पर धूप में, ये पहला हो गया, और दूसरा है दिल्ली मेरा प्रदेश है, और तीसरा है मेरे भाई, तीसरा है क्या कि लिखने के कारण, और चौथा है उबे हुए सुखी, और चौथा है वे और नहीं होंगे जो मार जाएंगे, और पांचवा है दोस्तों यथाशक्ति नहीं। चलिए अब यही सब इसके निबंध थे, ठीक ना। और आगे पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य, मतलब इसके आगे जो है अनुवाद का कार्य थे। और अनुवाद का अर्थ होता है दोस्तों कि देखिए कोई चीज बना होता है ना, उसको अनुवाद कोई चीज में जाता है, जैसे हिंदी से इंग्लिश में आप लोग अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो उसी तरह ये भी उसके आगे अनुवाद किया, ठीक ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण रचना वाली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है, याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और आगे बढ़ते हैं, आगे तो शायद ही एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आगे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि आप लोग हर एक वीडियो में पता चलता रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो मिलता है, उसमें मैं पूरा ऑब्जेक्टिव इस तरह दे दिया हूँ कि दोस्तों आपको अगर सब्जेक्टिव नहीं भी तैयार करते, यानी कि आप नहीं भी बुक पढ़ते हैं, फिर भी आपको इतना तैयार तो जरूर हो जाएगा कि आप परीक्षा में 50% मार्क आराम से ले आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के मामले में, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आप ले आ सकते हैं वीडियो देख के, ठीक ना। ऐसा लगता तो है, पता नहीं क्या कीजिएगा, आप लोग पे निर्भर है।
मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, यूट्यूब है, कुछ कर सकता है, ठीक ना। कहीं मुझ पे ही अटैक कर दिया, चैनल को कुछ कर दिया तो चलिए उसके आगे नहीं बोलेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। स्वतंत्रता के बाद की भारत की बहुदलीय संसदीय राजनीतिक एक पिछड़ी सामाजिक ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा और विकास सामाजिक राजनीतिक परिवेश में रघुवीर सहाय का रचनाक्रम और पत्रकारिता अपना रूपाकर ग्रहण करते हैं। और रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्पाद एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार जिनका रचनाक्रम और पत्रकारिता के आगे की पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक ना। तो इसके 20वीं सदी के जो उत्तरार्ध एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में अपना एक अहम भूमिका निभाई, जिससे हमारे जनरेशन पे, पीढ़ी पे जो है एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव जो है अपना एक पॉजिटिव अपना सकारात्मक प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा, ठीक ना। यही सब पता चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके उन्होंने कहानियां भी लिखी और वे अनेक कारण से बहुमूल्य मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय ने विश्व साहित्य से अनेक कृतियों का, विशेष रूप से नाटक, कथा आदि विधाओं की कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जो उनके रचनाक्रम का एक अनिवार्य अंग है। और रघुवीर सहाय छठे शतक के प्रारंभ में अज्ञाय द्वारा संपादित प्रयोगवादी संकलन दूसरा शतक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। और अज्ञाय के सप्तकों और प्रयोगवाद की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि छायावाद और आदि पिछली काव्य आंदोलनों के बचे खुचे प्रभावों यानी कि फैक्टों और संस्कारों से नए प्रयोगों द्वारा पूरी तरह मुक्त होकर कविता और अग्रसरित और विकास के लिए नई रचना भूमि, नई भाषा और मुहावरा और रचना तंत्र की उद्भावना की शुरुआत हुई। और सप्तकों और प्रयोगवाद के द्वारा वास्तविक अर्थों में संवैध रूप से नई कविता का पठिका रची जा सकी तथा नए साहित्य चिंतन और आगे बढ़ते हैं। देखिए सब एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, इस सब एक्सप्लेन करने की बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और इस सब में एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा ना तो भी आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप सुन लीजिए, अगर सुनने की इच्छा है, नहीं इच्छा है तो मैं तो पढ़ाऊंगी, मेरा तो काम ही है यही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते। जो भी एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है ना, मैं ऊपर में ही कर देता हूँ, ठीक ना। और ऊपर में कर देता हूँ। और ऑब्जेक्टिव का बुक आता, ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो में बनाता हूँ उसमें जो भी होता है ऑब्जेक्टिव, जो भी पूछा जाता है ना, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करके दे देता हूँ, ठीक ना। तो देख लीजिएगा। और क्या आपको तैयारी करना है तो देखना तो पड़ेगा, नहीं देखिएगा तो मना किया जाएगा और आपका भी किया जाएगा। देख लीजिएगा, आपका भाई का चैनल है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, रचना उपक्रम की प्रस्तावना की जा सकी और दूसरा शतक के साथ कवियों के रघुवीर सहाय सामान्य और उनका कविता संवेदना सरोकार विषय वस्तु अनुभव भाषा शिल्प आदि अनेक तलों पर अनेक अपने संकल्प और व्यवहार में नहीं थी। उनकी विशिष्ट मनोरचना और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहानियों और उनकी पत्रकारिता में भी हुई और एक नया क्षितिज खुल पड़ा। और निश्चय ही इस बड़ी युगांतरिक घटना में अनेक कवियों और रचनाकारों की भूमिका थी। यह एक सामूहिक प्रयत्न था, पर इस सामूहिक प्रयत्न में रघुवीर सहाय बिना अगल बगल झांके अपनी समुची क्षमता और ईमानदारी संलग्नता के साथ जुटे हुए रहे। यह सिलसिला आगे तक चलता रहा और लगभग उनके रचना दर्शन का अंग बन गया। और रघुवीर सहाय की कविता ऊपर कथित अपने परिवेश से उलझकर और उसके प्रति अनुभूत सच्चाई की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ही अपना औचित्य और सामर्थ्यता हासिल करती है। कई बार यह प्रतिक्रिया निर्गम, तीखी और दाहक भी हो उठती है, ठीक ना। और पर एक ऐसा हरगिज नहीं होता है कि इससे निर्मता और दाहकता के लिए कभी अपनी पीठ ठोके और इससे रस या सुख पाए, इसे अपनी वीरमुद्रता बना ले और दूसरे शब्दों में यह उसकी कविता और आभूषण संपदा बन जाते हैं। रघुवीर सहाय व्यंग, काटच, घृणा और क्रोध का बहुधा उपयोग करते हैं और बड़े सार्थक उपयोग, किंतु देश में निहितार्थ परपीड़न का सुख नहीं होता और सच्ची रचनात्मक या कहें और अर्थपूर्ण नई सामाजिकता होती है। और जातिवाद, ऊंच नीच और अमीर गरीब आदि विभाजनों पर टिकी हुई समाज संरचना स्वार्थ और दोहन, ठगी और प्रकांड पर टिकी हुई और राजनीतिक
संस्कृति को लेकर रघुवीर सहाय सतत समाज और सचेत रहे हैं और उन्हें सौंदर्य से ज्यादा हमेशा ही सत्य, कवि कर्म और ध्येय लगता रहा। बल्कि यह कहना शायद अधिक उपयुक्त हो कि सच का साहसपूर्ण उद्घाटन में ही उनके निकट सौंदर्य के लिए सूरत निकल पाती रही है और ऐतिहासिक परिस्थितियों के दबाव में बदलते जाने की लाचारी में लगातार कवियों और धूर्त बनते जाते समाज के समानांतर रघुवीर सहाय की अपनी कविता की जमीन पैंतर और चरित्र बार बार बदलते रहने और प्रे और यही कवि और रचनात्मक रचना यात्रा रही और कभी थकने न देने वाली, हमेशा चौकस। यहाँ प्रस्तुत कविता उनके संग्रह आत्महत्या है, आत्मकथा तो दूसरा कोई है, वो तो पहले ही पढ़े, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विरुद्ध से ली गई है और एक व्यंग कविता है, ऐसी व्यंग कविता जिसमें हास्य नहीं। आजादी के बाद सत्ताधार वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष है और राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है और आज़ादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया और कविता में हर चरना, ठीक ना, हर चरना है, ठीक ना। और इसी आम आदमी के प्रतिनिधि है, वह एक स्कूल में पढ़ाता है और राष्ट्रीय त्योहार दिन झंडा फहराए जाने वाले जलसे में वो फटा सूतना पहनने व राष्ट्रीय ज्ञान दोहराता है। जैसे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किसी अधिनायक का गुणगान किया गया है और सत्ताधारी की वर्ग बदलती में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाया जा रहा है। कविता में निहितार्थ ध्वनि यह है कि मानो इस सत्ताधारी वर्ग का प्रचशन लालसा हो सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की हो गया। और रघुवीर सहाय जो कि अपनी तस्वीर है दोस्तों, इससे कुछ एक छोटा सा कोटेशन है, जैसा कि हर एक वीडियो की परिचय में आपको दिया जाता है, इसमें भी दिया गया है। आप यहीं की बुक से मैं पढ़ के सुना देता हूँ। समाज में रहते हुए दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता, कपड़े इस तरह के नहीं पहनता कि लोग कह उठे कि वह देखो कभी आया, और बात इस तरह नहीं करता कि लोग हटकर अदब से बैठे, और पर बात इस तरह जारू करता हूँ कि सिर्फ वही लोग दोबारा मेहनत चाहे जो निर्भय और बिना अकारण आदर दिखाए या अकारण आदर मांगे दोबारा मिल सकते हैं। तो चलिए, यही रघुवीर सहाय के कोटेशन थे और साथ ही साथ मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और साथ ही साथ आपको एक नया चैप्टर फिर पढ़ के सुनाया जाएगा। और वीडियो जैसा कि ऑब्जेक्टिव का डल रहा है और दूसरा सब्जेक्ट का भी डल चुका है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ये सब का, और बायोलॉजी का ही हिंदी होता है जीव विज्ञान। तो आपने सोचेगा कि 2 विषय करना है, ठीक ना। और जैसा कि चल रहा है, ठीक ना, तो दिक्कत की बात नहीं है, बस हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं भी हो सके तो कर लीजिए ना, क्या दिक्कत जाता है, क्या जाता है आपका, ठीक ना। और चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक ना। और ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ और आप भी आगे बढ़े, कुछ ना कुछ तो मिलेगा पढ़ लिख कर, और क्या। तो चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना।